डियर स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोलरता की बात किया था। उसके पहले आपको नॉर्मलता, मोलरता की बात की गई। अगला जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि है वो है मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो अगली जो विधि है वो है मोल प्रभाज, ऐसी को मोल अंश भी कहते हैं या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है या मोल प्रभाज क्या है, जान लीजिएगा। अभी तक हमने जो बात किया था उसमें यह था कि विलयन के लिए बात किया गया था, और विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, जिसमें हमने आपसे बताया हुआ है कि विलायक सिर्फ एक होता है, जबकि विलेय एक से अधिक भी हो सकता है। घटक तो दो ही है, एक विलेय और एक विलायक, लेकिन विलेय जो है वो एक से अधिक हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पानी जल विलायक है और उसमें आपने चीनी घोल दिया तो चीनी विलेय हो गया, उसमें आपने नमक डाल दिया तो नमक भी विलेय सॉल्यूट हो गया, आपने उसी में कुछ और मिला दिया तो भी सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया। तो सॉल्यूट जो है वो बदल गए, लेकिन सॉल्वेंट विलायक एक ही है, और वो क्या है, पानी। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं सांद्रता के लिए वो सब विलयन के लिए था, लेकिन ये जो मोल अंश है या मोल प्रभाज जो है यह विलयन के घटकों के लिए होता है, यानी कि विलयन के जो घटक हैं उनके लिए होगा। और घटक में एक घटक तो विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और दूसरे घटक में विलेय सॉल्यूट हो जाएंगे, और सॉल्यूट एक है, दो है, तीन है, जो भी है उनके सॉल्यूट हो जाएंगे। अभी मोल अंश होता क्या है, तो विलयन में उपस्थित किसी घटक की मोल संख्या, किसी घटक की मोल संख्या, जैसे मान लें कि विलयन में एक घटक है ए, घटक ए है, बी है, सी है, तीन घटक हो गए विलयन के, ए बी सी, और उसमें एक कोई विलायक होगा और दो कोई विलेय होंगे, क्योंकि विलायक एक ही होना है, तो विलायक इसमें से कोई एक है और दो विलेय है। तो इन घटकों के लिए, यानी कि अभी तक हम विलयन से निकालते थे, अब क्या निकालेंगे, घटक के लिए। घटक ए का मोल प्रभाज या मोल अंश, घटक बी का मोल प्रभाज या मोल अंश, घटक सी का मोल प्रभाज या मोल अंश, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो किसी घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को, किसी घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात, रेशियो को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन परिभाषा क्या होगी कि किसी घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को, रेशियो को, उस घटक का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि तीन घटक हैं ए बी सी, तो मान लें कि माना घटक ए की मोल संख्या N1, उसी तरह से घटक बी की मोल संख्या N2, घटक सी की मोल संख्या N3। तो घटक ए की मोल संख्या N1, घटक बी की मोल संख्या N2, घटक सी की मोल संख्या N3। तो पूछे आपसे कि बताइए तो विलयन की मोल संख्या क्या हो जाएगी, तो विलयन की मोल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, तीनों के योग के बराबर। क्यों, क्योंकि इन तीनों के मिलने से विलयन बना है। उसमें ए का N1 मोल है, बी का N2 मोल है, सी का N3 मोल है, तो कुल जो मोल हो गया विलयन का वो क्या हो गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया। अब हमने कहा कि जो मोल प्रभाज होगा वो घटकों के लिए होगा, यानी कि ए का भी मोल प्रभाज होगा, बी का भी मोल प्रभाज होगा और सी का भी मोल प्रभाज होगा। तो क्या होगा, तो अगर कहें कि घटक ए का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन,
तो हमने क्या कहा, घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो घटक एक की मोल संख्या कितनी है, N1 है, तो यहां बराबर N1 अब प्लस बटा डिवाइडेड बाई विलयन की कुल मोल संख्या, और विलयन की कुल मोल संख्या कितनी है, N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि घटक ए का मोल प्रभाज जो है क्या हो गया, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया। तो पूछा आपसे कि घटक बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो घटक की बी की मोल संख्या कितनी है, N2 है, तो क्या हो जाएगा ये N2 बटा डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। वैसे ही पूछता है कि घटक सी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी की मोल संख्या N3 है, तो क्या हो जाएगा N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस क्या होगा N3 हो जाएगा। यानी कि किसी घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या का अनुपात जो है वो उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। अब यहां एक चीज और याद रखिएगा कि विलयन का कुल मोल प्रभाज अगर पूछें, ये घटक का है मोल प्रभाज ए का, बी का, सी का, तो पूछे कि सर विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, तो निश्चित याद रखिएगा कि विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का मोल प्रभाज जो है वो हमेशा 1 होता है, 1, वो 1 से अधिक नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई विलयन मतलब इन तीनों का योग, तो ए का मोल प्रभाज धन बी का मोल प्रभाज धन सी का मोल प्रभाज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जब ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐड करके देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि सॉल्यूशन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज जो हमेशा 1 होता है, वो 1 से अधिक नहीं होता है। यानी कि घटकों का मोल प्रभाज जो है सदैव हमेशा 1 से कम होगा, यानी कि ए का मोल प्रभाज भी 1 से कम होगा, बी का मोल प्रभाज भी 1 से कम होगा, सी का मोल प्रभाज भी 1 से कम होगा, और जब तीनों को ऐड कर देंगे तो विलयन का मोल प्रभाज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मोल प्रभाज की बात होगी, घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, या उस घटक का क्या होता है, वो मोल प्रभाज कहलाता है। अब देखिए, तो मोल प्रभाज की बात हो गई, तो क्या हो गया, वो घटक की मोल संख्या बटे डिवाइडेड बाई विलयन की कुल मोल संख्या, तो यह अनुपात जो है मोल प्रभाज हो गया। अब इससे कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। एक क्वेश्चन लिख रहा है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 58.5 ग्राम घुले हैं। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 58.5 ग्राम घुले हैं। जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करें। ये 58.5 है, 5.85 है, 5.85 ग्राम घुले हैं। जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करें, और ब्रैकेट में दे दिया मान लीजिए एसीटोन सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3 का अणुभार दिया हुआ है, अणुभार बराबर 58.5। तो कह रहा है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.85 ग्राम घुले हैं, तो जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करें, या जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपने कहा कि मोल प्रभाज के लिए किसी घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि पहले ध्यान दें, तो इसमें घटक कौन कौन है,
तो दो घटक है, एक घटक है जल और एक घटक है एसीटोन। तो दोनों की मोल संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? मोल संख्या। यानी कि पहले दिया क्या है, लिखिए सॉल्यूशन दिया क्या है। तो जल का भार दिया है, जल का भार इक्वल टू 900 ग्राम। फिर क्या दिया है? एसीटोन का भार दिया है, एसीटोन का भार कितना? 5.85 ग्राम। फिर क्या दिया है? तो एसीटोन का अणुभार दिया है कितना? 58.5। तो पहले जल का अणुभार निकाल लीजिए। जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है पता है आप लोगों को? जल माने H2O, तो सीधे लिख रहे हैं हम जल का अणुभार इक्वल टू 18 हो गया। तो दो घटक हो गए, एक जल हो गया और एक एसीटोन हो गया। और आपने कहा कि घटक की मोल संख्या और विलयन की कुल मोल संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो पहले हम क्या करें? जल की मोल संख्या निकाल लें। मोल संख्या, इसको मान लें N1। यहां पर क्या हो जाएगा? मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो जल का भार कितना है? 900 ग्राम डिवाइडेड बाई अणुभार कितना है? 18, यानी कि हो गया 18 5 या 90 5 किलो। यानी कि जल का मोल संख्या N1 कितना हो गया? 50 हो गया। तो दूसरा क्या निकाले? एसीटोन की मोल संख्या, एसीटोन की मोल संख्या, इसको क्या मान लीजिए? N2। यहां पर क्या हो जाएगा? एसीटोन का भार कितना? 5.85 डिवाइड बाई एसीटोन का अणुभार कितना? 58.5, यानी कि इक्वल टू हो गया 0.1। तो N1 निकल गया 50 और N2 निकल गया 0.1। हमको निकालना क्या है? दोनों का मोल प्रभाज। तो कैसे निकलेगा? तो पहले निकाले हम जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर N1 बटा N1 प्लस N2। तो N1 का मान कितना है? 50 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 0.1। सॉल्व कर देंगे, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो गया? जल का मोल प्रभाज हो गया। अब आपको क्या निकालना है? एसीटोन का मोल प्रभाज। तो एसीटोन का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि विलयन का कुल मोल प्रभाज जो है, विलयन का कुल मोल प्रभाज जो है वो, विलयन का कुल मोल प्रभाज जो है वो 1 होता है। और उसमें एक घटक का मोल प्रभाज क्या निकल गया? ये जो भी मान आएगा वो हो गया। ये मान आएगा 0. ये आएगा 0. सॉल्व करेंगे तो 998 ग्राम आएगा ये मान। ठीक है। अब ये जल का मोल प्रभाज निकल गया और हमने कहा कि विलयन का कुल मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। यानी कि जल का मोल प्रभाज धन एसीटोन का मोल प्रभाज यह इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो पूछे आपसे, तो बताइए, इसलिए पूछे आपसे कि बताइए एसीटोन का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस 0.998, 1 माइनस 0.998 सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 0.002। ये क्या हो गया? एसीटोन का मोल प्रभाज हो गया। किसका मिल गया? एसीटोन का मिल गया। इस तरह से आप मोल प्रभाज की गणना कर लेंगे। कोई दिक्कत?
तो ये मोल प्रभाज की बात हो गई। अब इसके बाद सांद्रता के व्यक्त करने की विधि में, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि में एक विधि और है रासायनिक विधि में, और वो है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या है वो? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और वो क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होता है? तो साफ साफ नाम ही लिखा हुआ है, यानी कि ग्राम प्रति लीटर कंसेंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो साफ साफ नाम ही लिखा गया है, प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर में उपस्थित ग्राम, यानी कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं, या वो क्या कहलाता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। मतलब कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता इक्वल टू हो गया विलेय का भार किसमें? ग्राम में, अब बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो गया। तो सांद्रता व्यक्त करने की कुल विधियां हो गई। रासायनिक विधियों में बात करें तो हो गया नॉर्मलता, मोलरता, और उसी में आपको हमने फॉर्मलता भी बताया। फॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विधि दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी जो सांद्रता की विधि है वो ताप पर निर्भर करती है और कौन सी सांद्रता की विधि जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, सांद्रता की कौन सी विधि ताप, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, और कौन सी विधि जो है टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर आपसे 2 सवाल कहें, एक आयतन दिया है किसी का और एक भार दिया है, तो बताइए ताप अगर बदलें तो किसमें परिवर्तन होगा? आयतन में कि भार में? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि भार में ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, ताप कुछ भी कर लीजिए, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर होता तो बहुत बढ़िया होता। क्या होता? तब जाड़े में ताप बढ़ाने पे अगर भार बढ़ जाता तो जाड़े में सोना खरीदते, क्योंकि हल्का होता, तापमान कम होता है। और गर्मी आता तो सोना बेच देते। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ गया गर्मी में, और जब ताप बढ़ गया तो भार बढ़ गया। लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आयतन में परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही ताप बदलता है वैसे ही आयतन बदल जाता है। इसलिए आप देखिएगा, कोई सरसों का तेल लीजिएगा 1 लीटर, तो लिखा होता है 1 लीटर, अब ब्रैकेट में लिखा होता है एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि वो 1 लीटर तब है जब टेम्परेचर 32 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर वो टेम्परेचर घटा बढ़ा तो जो 1 लीटर है वो घट या बढ़ जाएगा। अगर तापमान बढ़ गया तो 1 लीटर वो बढ़ जाएगा, तापमान घट गया तो 1 लीटर क्या होगा? घट जाएगा। मतलब आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो सांद्रता की जिस विधि में आयतन होगा वो ताप बदलने पर बदल जाएगा। वो ताप बदलने पर क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे नॉर्मलता क्या है? विलयन के 1 लीटर में, यानी कि आयतन है, और जब आयतन है तो ताप बदलते ही बदलेगा, यानी कि नॉर्मलता ताप पर निर्भर करेगा। मोलरता क्या है? विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोल संख्या, यानी कि यहां भी आयतन है, मतलब यह भी ताप पर निर्भर करेगा। ताप बदलेगा तो मोलरता भी क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन मोलरता क्या है? मोलरता क्या है? विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब भार, द्रव्यमान हो गया, में उपस्थित
विलेय की ग्राम में मात्रा, सॉरी विलेय की मोल संख्या, विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोल संख्या। तो विलायक का भी भार हो गया 1000 ग्राम और विलेय की मोल संख्या हो गई तो वो भी हो गया ग्राम, यानी कि दोनों भार हो गया, द्रव्यमान हो गया। और द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मोललता, मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करेगा, जबकि नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ये ताप पर निर्भर करेंगे और मोललता, मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। तो ये विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों की बात हो गई। अब इसके बाद हमें विलयन के कुछ गुणों की बात करनी है इसी चैप्टर में, और वो गुण कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण। क्या कहलाते हैं वो? अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव, GATIV, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंख्यक गुण। तो अणुसंख्यक गुण मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। और अणुओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो मोल संख्या पर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है, आपको बताया गया है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो कण, कण मतलब परमाणु और या जो भी है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो एक मोल में उतना है अणु। तो अगर 2 मोल हो गया तो अणु दूना हो जाएगा, आधा मोल हो गया तो अणु आधा हो जाएगा। मतलब कि अणुओं की संख्या या कणों की संख्या मोल पर निर्भर करती है, मोल पर निर्भर करती है। और विलयन में निश्चित आयतन में विलेय घोला गया है। तो ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, विलयन की मोल संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, उन गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। यानी कि विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और 4 अणुसंख्यक गुण हैं। कौन कौन? तो परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन, यह भी एक अणुसंख्यक गुण है। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, यह भी एक अणुसंख्यक गुण है। और चौथा है हिमांक का अवनमन, यह भी एक अणुसंख्यक गुण है। यानी कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, डिपर्सन इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक का अवनमन, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है अणुसंख्यक गुण है। तो पूछे आपसे खाली क्वथनांक बताइए, क्वथनांक जो है वो अणुसंख्यक गुण है कि नहीं? पृष्ठ तनाव जो है वो अणुसंख्यक गुण है कि नहीं? श्यानता जो है वो अणुसंख्यक गुण है कि नहीं? तो क्या होगा? आपने विलयन लिया या कोई पदार्थ लिया, अब क्वथनांक पानी लिया आपने, तो चाहे 1 ml है और चाहे 1000 ml है, क्वथनांक वही होगा, पृष्ठ तनाव वही होगा, श्यानता वही होगी। यानी कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं किए, जबकि वो क्या कर रहे थे? अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे थे। तो जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे अणुसंख्यक गुण हो जाएंगे, और जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेंगे वो अणुसंख्यक गुण नहीं होंगे। और अणुसंख्यक गुण कितने हो गए? 4 हो गए। क्वथनांक का पहला परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चौथा हिमांक का अनुमान, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें इन चारों की चर्चा करनी है और इन चारों के आधार पर कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी आपको कल बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।